हेलो स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से आप आ चुके हैं हैप्पी साइंस विद एल के चैनल पर। और मैं हूं आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका बड़ा भाई एल के मैथिल। और आज हम लोग अगला वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि थर्मोडायनेमिक चैप्टर से है। और इसमें हम लोग एंथैल्पी चेंज रिएक्शन में क्या होती है वो देखेंगे। साथ ही इसको रिएक्शन एंथैल्पी बोलते हैं, ये भी देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं। व्हाट इज रिएक्शन एंथैल्पी? रिएक्शन एंथैल्पी क्या है? और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके बताएं कि और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग करते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। अब देखो, एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि हमारे पास है H2 प्लस Cl2 और ये गैसियस स्टेट में है, जाहिर सी बात है। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं HCl और यहाँ 2HCl बनेंगे क्योंकि बैलेंसिंग में यहाँ पर 2। इसके बाद अगर हम इसकी एंथैल्पी चेंज, इस प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर रिलीज हुई है, इसको अगर हमें देखना हो तो हम निकालेंगे डेल्टा एच रिएक्शन। अब देखो, कई बार रिएक्शन हम डेल्टा के आगे भी लिख सकते हैं और अगर इजी करने के लिए हम एच के सफिक्स में इसको लगा देंगे। तो ये हो गई स्मॉल आर डेल्टा एच आर। मतलब ये है कि ये डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी और आर का मतलब है रिएक्शन। तो रिएक्शन की एंथैल्पी तो वो कैसे पता चलेगी? देखो, ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से हम अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर दें तो फिर उसका चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, ये है। ये सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे सिंबल्स दिए हैं, वो ज़्यादा काम के नहीं, केवल हम उतना ही देखेंगे जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि तमाम अगर सिंबल्स हम रख देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या क्या सिंबल रखे हमने? डेल्टा एच आर, ये हो गई रिएक्शन एंथैल्पी। रिएक्शन एंथैल्पी और ये क्या है? एच पी मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट में कितनी एंथैल्पी है उसका सम। तो अब सीधी सी बात है, प्रोडक्ट जितने होंगे, अब यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट है इसलिए हम एक ही प्रोडक्ट लेंगे। तो कैसे? देखो, ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो डेल्टा एच आर इक्वल टू हो जाएगा एच किसकी? एच सी एल की, एच सी एल की। ठीक है। अब एच जो है वो 1 मोल के लिए होती है। किसके लिए होती है? 1 मोल। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? स्टैक्योमेट्रिक कॉएफिशिएंट कितने? 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2HM, एम भी लिख लेते हैं क्योंकि इसका मतलब है मोलर, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल, देखो इधर ध्यान दें, यहाँ पर मोलर है ना, मोलर एंथैल्पी। तो 1 मोल के लिए हो गया HM।
लेकिन यहाँ कितने मोल है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लिया, तो 2HmHCl माइनस, अब देखो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, 2, तो एक तो इसके लिए हो जाएगा H2 का एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, और प्लस देखो यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट ले लो ताकि हम आसानी से इस स्मॉल ब्रैकेट को भी रख सकें, तो प्लस क्लोरीन है यहाँ पर, तो HmCl2 ये हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे साफ देख सकते हैं आप कि रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी में जो उसके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो रख देते हैं। अब स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बला है, इन मॉलिक्यूल्स के आगे जो भी नंबर लिखा होता है वही उसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो यहाँ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए 2 रख दिया यहाँ पर, क्योंकि 1 मोल के लिए तो ये वाली है, लेकिन जब 2 के लिए निकालोगे तो 2 यहाँ रख दोगे। अब यहाँ पर तो कोई स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, तो जब नहीं होता है कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 कंसीडर करते हैं। कितना कंसीडर करते हैं, 1। तो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन एंथैल्पी देख लेते हैं। अब देख रिएक्शन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया गया है, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction is called the रिएक्शन एंथैल्पी, मतलब किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज होता है। ठीक, अब इधर देख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शन एंथैल्पी क्या होती है, देखो यहाँ डेल्टा आर लिखा है और यहाँ पर एच, तो लेकिन हमने क्या लिखा डेल्टा एच आर, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों की, इसलिए हमने डेल्टा एच आर लिख दिया। एनसीईआरटी में डेल्टा आर एच है, ओके। तो सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब सम तो जाहिर सी बात है कि जितने प्रोडक्ट होंगे जितने रिएक्टेंट होंगे उन सबको आपको जोड़ के तब उसकी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की आएगी। तो इसलिए सम हमने यहाँ पर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है ताकि आप कुछ याद रख सको। बाद में जब धीरे धीरे और समझ बनेगी ना तो अब सम तो आप खुद ही रख लोगे, समेशन का साइन आप रख लोगे। तो ये समेशन का साइन यहाँ रखा हुआ है, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया इस साइन को। क्लियर हुई बात। अब आगे देखते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ये है, देखो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज एन एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट 1 bar एट एंड 298 केल्विन। इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमने पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस क्या लिया था अभी, H2 लिया था और Cl2 लिया था, ओके, और यहाँ पर क्या था HCl बना था। तो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस का अगर प्रेशर 1 बार है, यानी हाइड्रोजन के कितने प्रेशर पर होनी चाहिए, 1 बार पर, क्लोरीन कितने प्रेशर पर होनी चाहिए, 1 बार, और इसका भी प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार। तो ऑल द पार्टिसिपेटिंग जो सब्सटेंसेस हैं वो 1 बार प्रेशर पर है, ठीक है, एंड 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होता है रूम टेम्परेचर। क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर एक तरह से स्टैंडर्ड है, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड है, और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो 1 बार को 1 एटमॉस्फेरिक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक।
तो एटमॉस्फेरिक कह दो या 1 बार कह दो, इनकी वैल्यू लगभग बराबर होती है, इसलिए इनको आइदर वी कैन से 1 बार और वी कैन से 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर सारे पार्टिसिपेटिंग जो सब्सटेंसेज हैं वो 1 बार प्रेशर पर और 298 केल्विन पे है, तब जो रिएक्शन इंथैल्पी निकलेगी यानी डेल्टा एच आर या डेल्टा आर एच जो भी आप कहना चाहें, तो वो होगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इससे दिखा देते हैं, डेल्टा एच आर जीरो। हालांकि इसमें एनसीईआरटी में इस तरीके का साइन है ये, लेकिन अगर जीरो रख दोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, तो हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए जीरो रख दिया। ठीक, अब समझ में आ गया स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है किसी सब्सटेंस की, स्टेट एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है इंथैल्पी चेंज इन ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फेज मीन्स स्टेट। जैसे अगर हम सॉलिड से क्या बना दें, लिक्विड, यानी सपोज करो कि आइस से हम क्या बना दें, वाटर। वाटर तो आइस भी है, हालांकि वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन आइस से क्या बना दें, लिक्विड वाटर, ऐसे कह दें लिक्विड वाटर। और फिर लिक्विड वाटर से क्या बना दें, वेपर्स। क्लियर हुई बात? तो सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तब भी ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, आइस आइस से वाटर, ठीक है। और ये लिक्विड से जब वेपर बन रही है तब भी ये फेज ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए, वेपर्स, तो ये भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो 3 तरह के फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो अब देखो, अब समझना बहुत ध्यान से, अगर 1 मोल सॉलिड है, कितना है, 1 मोल सॉलिड है, क्लियर। इस सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में बदल दें, चेंज कर दें, कितने प्रेशर पर, 1 बार प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब देखो, अब यहाँ आप कहोगे सर आपने यहाँ 298 केल्विन लिया और यहाँ ले लिया कांस्टेंट टेम्परेचर, अब इसको भी तो आप यही लो ना 298। एक्चुअली है क्या, होता तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब 1 बार प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन चूँकि ज़्यादातर रिएक्शंस हमारी रूम टेम्परेचर पे होती हैं तो उसको हम 298 केल्विन ले लेते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका 298 केल्विन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। बट वैसे क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे अब देखो यहाँ वो चीज़, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो कब होने लगेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होने लगेगा ना, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदलोगे तो C273 केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 1 बार प्रेशर पे और 273 केल्विन पे, राइट। तो उसी टेम्परेचर पर ही ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसलिए यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखें तो स्टैंडर्ड स्टेट को हम 298 केल्विन तो ज़्यादातर केसेस में लेंगे, लेकिन जनरल अगर हम करना चाहें तो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ठीक है, तो 1 मोल सॉलिड को चेंज करने में जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है,
तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन हो रहा है, म्यूजिक का फ्यूजन नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, सॉलिड का फ्यूजन हो रहा है किसमें, लिक्विड में। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में लिखी है डेफिनेशन, तो इसलिए केवल समझना है और उसको वहां से रेफरेंस के तौर पर डेफिनेशन देख लेनी है। क्या कहता है वो, द एंथैल्पी चेंज दैट कंपनीज, मतलब एंथैल्पी चेंज जो होती है किसमें, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस हमने लिया ना, 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 1 बार प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ क्या 1 बार, तो यहाँ पर सीधे सीधे स्टैंडर्ड स्टेट लिख दिया, तो बार बार 1 बार और कांस्टेंट टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो या तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक ही बात है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है 1 मोल सब्सटेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को ही क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोलर। और फ्यूजन दोनों एक ही बात है, क्योंकि एक मोल सब्सटेंस है, एक बार प्रेशर है और कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये शायद आपकी समझ में आ गया हो, उम्मीद है कि आपकी समझ में आए। अच्छा, एक चीज़ और है कि न्यूमेरिकल्स जो थर्मोडायनेमिक के होंगे वो हम लोग बाद में एक लेक्चर में कुछ थोड़े थोड़े कुछ कुछ एग्जांपल्स हर एक फॉर्मूले के ले लेंगे। तो अब जैसे देखो, अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, तो देखो ये H2O सॉलिड में है, यानी आइस है, और ये चेंज हो रहा है H2O किस में, लिक्विड में। ओके, और इस प्रोसेस में हमारी जो इंथैल्पी चेंज हुई है, मतलब एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो है 6 किलो जूल पर मोल। कितनी है, यानी डेल्टा H फ्यूजन, और ये स्टैंडर्ड है, तो हमने ये लिख लिया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो इस आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जाहिर सी बात है हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है एक मोल के लिए, 6 किलो जूल, तो इसीलिए 6 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हो गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से लाइक वाइज हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो वेपोराइजेशन में क्या होगा कि 1 मोल लिक्विड, ठीक है, कैसे, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर्स, किसमें, चेंजेज इनटू वेपर्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो जैसी इसकी डेफिनेशन होगी फ्यूजन की, वैसी ही आपकी वेपोराइजेशन की हो जाएगी। इसका देख लो कैसे, देखो वेपोराइजेशन आप लिक्विड का ही तो करोगे, तो लिक्विड का जब करोगे तो H2O गैस ये बनेगी, और इस प्रोसेस में हमारी जो एंथैल्पी चेंज होगी वो कितनी होगी, वो है आपकी 40, कितनी है, 40
0.79 किलो जूल पर मोल। अब देखो, अच्छा एक चीज और है कि पहले हमने ये बताया था कि डेल्टा एच यानी जो एंथैल्पी होती है, अगर एनर्जी रिलीज होती है मतलब सिस्टम से बाहर निकलती है तब तो निगेटिव आता है, लेकिन सिस्टम अगर एब्जॉर्ब करे, उसे ज़रूरत है हीट की, तब फिर पॉजिटिव आता है। तो इन दोनों ही प्रोसेस में हमें ज़रूरत है, मतलब सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तब भी नीड है हीट की, तो ये भी पॉजिटिव होगी, और लिक्विड को जब वेपर में करते हैं तब भी हमें हीट की नीड है, तो तब ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आप देख लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, देखो जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस, क्या, जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस, एक मिनट, जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ पे देख लें, डायरेक्ट वेपर में बदल जाए या गैस में बदल जाए, तो उसे कहते हैं प्रोसेस को सब्लिमेशन। ठीक है, और ऐसा करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत है वो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, अब देखो ये कैसे होता है, आप कहोगे सर कि सॉलिड तो पहले लिक्विड में चेंज होगा, नहीं, कभी कभी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कपूर, कैम्फर, जो आपने देखा होगा कि जब पूजा पाठ होता है कुछ, या किसी तरीके की कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है, तो वहाँ पे दीपक और ये सब उसको जलाने के लिए हम कैम्फर का यूज करते हैं। वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेबल होता है, तो तुरंत वो आग पकड़ लेता है। और आप देखोगे अगर इसको आप कटोरी में रख के गर्म करो ना, इस कैम्फर को, ये कैम्फर का टुकड़ा आप रख लो, और अगर कटोरी में या बाउल में रख के हम गर्म करें, तो ये लिक्विड में नहीं चेंज होगा, बल्कि पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ चला गया, इसका मतलब गैस में डायरेक्ट चेंज हो रहा है। तो ये सॉलिड जितनी हीट की ज़रूरत है, मतलब इस प्रोसेस में जितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, वही क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, ऐसे करेंगे, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, द एंथैल्पी change when 1 mole of solid changes into vapors, और कैसे, in standard state is known as standard enthalpy of sublimation, और we can say molar enthalpy of sublimation। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। तो अब देखो, अब हमने लिया, सपोज करो, ठीक, ड्राई आइस, ड्राई आइस है सॉलिड। अब ड्राई आइस होती क्या है, सॉलिड CO2 होती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वो आइस, जो हम लोग आइस यूज करते हैं वो आइस नहीं होती, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस सीधे किस में बदल जाती है, CO2 में। तो CO2 क्या है, गैस है, तो ड्राई आइस क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड जब किस में चेंज हो रहा है, गैस में, और इसमें एंथैल्पी कितनी
हीट कितनी ज़रूरत है, तो वही हमारी हो जाएगी डेल्टा एच सब्लिमेशन। और इसमें हीट की ज़रूरत होती है 70 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे हौसला मिलता है आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाने का, और कमेंट भी कर दिया करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। 1 mole of the substance changes from liquid state to gaseous state at its boiling point। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसीलिए तो हमने कहा था 1 बार प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। अधिकतर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में रूम टेम्परेचर पर होता है, देन वी कैन टेक 298 Kelvin, but sometimes it is not necessary that process is occurring at room temperature। अब जैसे बॉइलिंग, जब वेपराइजेशन होता है तो बॉइलिंग, कोई भी लिक्विड बॉयल होता है तभी होगा वेपराइजेशन। एवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन वेपराइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वेपराइजेशन है, एवेपोरेशन नहीं। तो वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया, 373 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर देखिए चेंज हो गया, बट वो कांस्टेंट ही रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये है बात। तो 1 बार प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये इसकी हीट ऑफ या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। अब देखो एक चीज़ और समझो कि अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब कि इतनी 1 मोल गैस लें, यानी 1 मोल वेपर लें, और उसे किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हम कोई पानी अगर किसी बर्तन में लें, एंड व्हेन वी स्टार्ट टू हीट इट एंड जस्ट पुट ए लिड और प्लेट ओवर दी वेसल, तो क्या होगा कि इसकी जो वेपर्स बनेंगी वो धीरे धीरे यहाँ पर ठंडी होकर फिर से पानी में बदल जाएंगी, यानी वेपर को कंडेंस भी किया जा सकता है। तो 1 मोल वेपर्स को जब कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बनेगा, तब उतनी ही हीट निकलेगी जितनी कि बॉईल करने में यानी वेपर बनने में लगी थी। तो कितनी ज़रूरत पड़ी थी उस समय, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हीट इज रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिलीज्ड, बट system needs the energy and absorb the energy to convert this liquid into the gas। तो चूँकि ज़रूरत है इसमें, सिंस हमें ज़रूरत है हीट की, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन हमने कहा कि जब कंडेंस होगा तो हीट रिलीज होगी, तो कितनी हीट रिलीज होगी, तो अगर देखो रिएक्शन तो रिवर्स हो गई ना, गैस से लिक्विड हमें बनाना है, तो हीट अगर पॉजिटिव थी 10.5, तो यहाँ पर हमें चाहिए निकलेगी, हमें मिलेगी नेगेटिव 10.5। ठीक है, तो अगर रिएक्शन रिवर्स कर दें, ध्यान देना, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो उस एंथैल्पी चेंज जो हो रही है उसका केवल साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले एब्जॉर्ब हो रही थी तो अब रिलीज होगी। यहाँ पर क्या थी, एब्जॉर्ब, तो अब यहाँ क्या हो जाएगी, रिलीज। ठीक, तो रिवर्स करने पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर देखो, अगर हमें, अब देखो कितनी अच्छी बात है कि अगर हमें इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पता हो, यानी इंथैल्पी ऑफ ये वेपोराइजेशन पता हो, तो हम इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन पता कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, दिस इज द इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, और वेपोराइजेशन है प्लस 10.5, तो कंडेंसेशन क्या हो जाएगी, -10.5, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स है तो इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये देखो सब्लिमेशन है,
ये अमोनियम क्लोराइड ये भी सब्लिमेबल सब्सटेंस है, जैसे कि कैम्फर होता है ना, तो वो भी ये भी सब्लिमेबल है। ठीक, तो ये हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं इस पर। देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे यही एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है कि ये है C2H4 और जाहिर सी बात है ये गैसियस स्टेट में, इथीन है ये, इथाइलिन, ठीक है, इथीन। और ये बना है कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब देखो कि नेचुरली कार्बन किस स्टेट में अकर करता है, सॉलिड में। तो नेचुरली अकरिंग स्टेट है ये इसकी, नेचुरली अकरिंग स्टेट। और ये जो नेचुरली अकरिंग स्टेट है ना, इसी को बोलते हैं रेफरेंस स्टेट। क्या बोल देते हैं, रेफरेंस स्टेट। और क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन। मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ये जो ईथीन बन रही है वो अपने जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की ये जो स्टेट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग स्टेट है, या कहें रेफरेंस स्टेट है, या फिर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द एलिमेंट है। तो उनसे जब कोई भी कंपाउंड बनता है, ठीक है, तब उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या मतलब है, इट इज चेंज इन द एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी तो सभी केसेस में आता है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यहाँ 1 मोल है, देखो यहाँ पर जो स्टैक्योमीटर कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, बनाया जाता है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर नेचुरली अकरिंग फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, तो कार्बन, देखो अब इस ईथीन में हम देखें तो क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, एक तो कार्बन है और दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। अब कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है, सॉलिड में मिलता है, नेचुरली अकरिंग स्टेट। अब सीधे सीधे देखो कोयला क्या है भाई, कार्बन एक जो पत्थर का कोयला निकलता है ना जिसे बोलते हैं कोल, तो इसकी नेचुरली अकरिंग स्टेट कोल है, जाहिर सी बात है। ग्रेफाइट भी है हालांकि, लेकिन ज़्यादातर हम कोल के फॉर्म में देखते हैं। तो कोल क्या है, सॉलिड है, ठीक, तो इसलिए कार्बन सॉलिड हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन की नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो गैस हो गई। तो अब ये ठीक है, अब बेसिक जो चीज़ों से ये बना है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं से बना है, और वो एलिमेंट जिस रूप में भी नेचर में रहते हैं उनसे डायरेक्ट ये बना है ईथीन। तब जो एंथैल्पी चेंज होता है तो उसे कहते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। अब देखो एक, अब जैसे ईथीन है वो एक तरह से और भी बनाया जा सकता है, जैसे बहुत ध्यान से समझना, आज अभी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ये है हमारी इथेन। तो ये है इथाइन, क्या है इथाइन, और ये है इथीन, और इसका फॉर्मूला है C2H4। यही वाला है जो यहाँ पर है, वही ये C2H4। क्या इसको, इसमें जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है, सपोज करो कुछ भी है, मान लेते हैं 110 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? भाई बन तो ये भी रहा है ना, भाई इथाइन यहाँ, इथीन यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? आप कहोगे नहीं सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो इथीन बना है वो उसके उन एलिमेंट्स से नहीं बन, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनके नेचुरली अकरिंग स्टेट्स से नहीं बना। मतलब जो उसके एलिमेंट कौन से हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब जिनसे वो बना है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे वो बना है। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ ये कार्बन तो नहीं है, हाँ ये हाइड्रोजन जरूर है, लेकिन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो भी नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचर में वो किस रूप में मिलते हैं, उनसे जब कोई बनती है चीज़। तो देखो इथीन है और इसका एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बन की सही बात है कि नेचुरली अकरिंग स्टेट सॉलिड है, क्योंकि कोल होता है, और हाइड्रोजन की गैस होती है। तो जब इनसे बन रहा है इथीन, तब इसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो रेफरेंस स्टेट्स हैं, या कार्बन की या हाइड्रोजन की, यह जो नेचुरली अकरिंग स्टेट है, इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो मानते हैं, क्योंकि ये पहले से ही अर्थ पर मौजूद है। तो इसलिए इनकी जो, यहाँ पे लिख देंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेचुरली occurring states of elements considered to be zero as a convention। ये सब लोगों ने कन्वेंशन, ये सब लोगों ने मिल बैठ के तय किया कि चलो ऐसा करते हैं, इन सब की जीरो मान लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद है, ये किसी से नहीं बने, ये खुद इंडिपेंडेंटली अर्थ पर हैं, तो इसलिए जीरो, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है वो देख लो। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जैसे कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर उसकी फिजिकल स्टेट्स भी दी हैं उसमें, और जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो भी दिया है, तब इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे C2H5OH प्लस 3O2, ये बनता है 2CO2 प्लस 3H2। अब ये जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, इसे इक्वेशन तो बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन तो बोलेंगे, लेकिन इसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसमें क्या क्या मिसिंग है? एक तो फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखी है,
फिजिकल स्टेट यानी ये जो अल्कोहल है वो किस स्टेट में है, तो हमने कहा भाई लिक्विड में। ऑक्सीजन किस स्टेट में है, गैस में है। कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में है, गैस में है। और ये वाटर बना है वो किस स्टेट में है, लिक्विड में। तो अब ये फिजिकल स्टेट्स इसकी सारी लिख गई। एक चीज और मिसिंग है, अभी भी ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज हमने नहीं डिस्क्राइब किया है। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम एंथैल्पी चेंज भी डिस्क्राइब कर दें तब ये हो जाएगी केमिकल थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? ओके, तो अब ये बात समझ में आ गई थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन विच स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट्स along with change in enthalpy then it is known as thermochemical equation। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और इसको हम लोगों ने यहीं पर आगे बढ़ जाना है। देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, एक चीज़ और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये है आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर जैसे कि जी CaO प्लस CO2 और ये बना CaCO3। ठीक, अब इस इक्वेशन की अगर हमें इस रिएक्शन की अगर इंथैल्पी निकालनी हो यानी रिएक्शन इंथैल्पी, तो क्या करेंगे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सब की अगर हम पता हो तो आराम से हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता कर लेंगे। कैसे? डेल्टा एच आर क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या तो उसमें दिया होगा या फिर देखो एक टेबल 149 पेज पर एनसीईआरटी में दी है, वहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का भी दिया है, ये है देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का भी दिया है, वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मिनट, हाँ जी, -1206। तो यहाँ पे लिख लो -1206 क्योंकि प्रोडक्ट का ये हो गया। इसके बाद माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट में हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे इसलिए लार्ज ब्रैकेट ले लो। अब कैल्शियम ऑक्साइड का ये है -635 किलो जूल पर मोल। और CO2 का भी दिया है -393। वैसे तो प्लस आना चाहिए लेकिन चूंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो हमने डायरेक्ट ही माइनस यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब इसको ऐड कर लेंगे, माइनस 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 का ही रहेगा लेकिन ये ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आए तो वो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी है। इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें पता हो तो हम आराम से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी,
और जो अगर हम पहले वाले में देखें, जो सबसे पहले हम लोगों ने एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन देखा था, तो ये जो HP और HR है, ठीक है, ये जो HP और HR है वो और कुछ नहीं है बल्कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। मतलब जो भी यहाँ पर सब्सटेंसेस हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें पता हो तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इससे हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं या रिएक्शन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं हेसिस लॉ। हेसिस लॉ क्या है वो देख लेते हैं। देखो हेसिस लॉ क्या है वो हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। एक रिएक्शन है, देखो कार्बन और ग्रेफाइट है ये, ठीक है, प्लस O2, जाहिर सी बात है गैस है। तो कार्बन को यानी ग्रेफाइट को जब जलाते हैं तो हमें CO2 मिलती है। तो जाहिर सी बात है कार्बन को या कोयले को भी जलाओगे तब भी CO2 मिलेगी, और ग्रेफाइट भी कार्बन ही है तो उसमें भी CO2 ही मिलेगी। ठीक, और इसकी इंथैल्पी हमें, इस रिएक्शन की इंथैल्पी हमें सपोज करो पता नहीं, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में हो रही है। कौन सा? स्टेप 1 है कि ग्रेफाइट सबसे पहले हाफ O2 लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और इसकी इस रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो हमें पता है। इसका डेल्टा H है हमारा, इसका डेल्टा H है हमारा प्लस -110, डेल्टा H है -110, ठीक है, ये डेल्टा H है। अब स्टेप 2 होता है कि जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वो फर्दर हाफ O2 से रिएक्ट करके और CO2 बना लेती है, और इसकी जो चेंज है यहाँ पर एंथैल्पी चेंज वो है हमारा -283, -283। अब समझना बहुत ध्यान से, हेसिस लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, ठीक है, तो जो टोटल उसमें एंथैल्पी चेंज है वो इन स्टेप्स के सम के बराबर होता है। क्लियर हुई बात? कैसे? देखो अब यहीं पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहीं पर कार्बन ग्रेफाइट ये चेंज हो गया किसमें? CO2 में। हमने कहा कि स्टेप 1 जो इसका था वो ये था, स्टेप 1 ये था कि ये पहले CO में चेंज हुआ, और फिर स्टेप 2 क्या था, ये CO2 में चेंज हुआ। तो ये जो रिएक्शन है ये स्टेप 1 में और स्टेप 2 में कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे हमने दिखाया भी। तो अगर इसमें सपोज करो कि डेल्टा HR
है टोटल, जब ये कार्बन ग्रेफाइट से CO2 में चेंज होता है। और यहाँ पर है H1 और H2, यानी सिंगल स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो चेंज हुआ H1 और यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जो हुआ H2। तो रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो इन स्टेप्स के सम के बराबर होगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो इस हैसेस लॉ की हेल्प से हम डेल्टा H रिएक्शन निकाल सकते हैं, या अगर ये दिए हो दोनों ये वाले तो ये निकाल सकते हैं। मतलब अगर 2 नोन हो तो थर्ड वन वी कैन कैलकुलेट। जैसे यहाँ पर देखो डेल्टा HR हमें नहीं पता, बट डेल्टा H1 पता है, H2 पता है, तो जाहिर सी बात है इसको हम ऐड कर देंगे, मतलब समेशन कर देंगे 283। तो इसका क्या आ जाएगा 393 के समथिंग आ जाएगा माइनस। तो ये होता है इन हैसेस लॉ। तो हैसेस लॉ क्या कहता है, एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज द सेम वेदर इट अकर्स इन वन स्टेप और इन सीरीज ऑफ स्टेप। और सीरीज ऑफ अगर स्टेप में अगर वो अकर कर रही है तो रिएक्शन एंथैल्पी उन सब स्टेप्स के एंथैल्पीज के सम के बराबर होती है। ठीक, तो यही यहाँ पर भी देखो बना हुआ है। एक रिएक्शन है ए से बी में जा रही है, मतलब ए उसका रिएक्टेंट और बी में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, तो रिएक्शन एंथैल्पी हो गई। लेकिन ये स्टेप मल्टी स्टेप में हो रही, यानी H1 यानी फर्स्ट स्टेप में ए से सी में कन्वर्ट हो रहा है और सी फिर डी में कन्वर्ट हो रहा है और डी फिर किस में, बी में। तो ये मल्टी स्टेप है, पहला स्टेप है यहाँ पे, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। हमने यहाँ 2 ही स्टेप लिए थे। ठीक, तो जितने भी स्टेप होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और अगर आप ग्रेस्प कर पाए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और वो समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ओके बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, इतने लोग देखते हो और लाइक अगर नहीं करोगे तो फिर हम लोग कैसे मोटिवेट होंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट।